1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक विशेष फोर्स का गठन का फैसला लिया। 14 नवंबर 1962 को अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को बनाने का फैसला लिया और इसमें सिर्फ और सिर्फ तिब्बतियों को रखा गया। आज हम बात करेंगे इसी फोर्स के बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया में खास करके ट्विटर और फेसबुक पे चर्चा चल रही है कि जल्द ही शायद इस विशेष फोर्स को लद्दाख में तैनात किया जा सके। तो उस बारे में हम ये जानेंगे कि ये फोर्स क्या है, क्यों गठित की गई। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलती रहे। 1962 के दौरान जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री का भी पद था और 14 नवंबर 1962 को रक्षा मंत्री के तौर पर उनका आखिरी दिन था। तब इंडिया चाइना वॉर लगभग अपने चरम पे था, क्योंकि इंडिया चाइना वॉर 20 नवंबर को खत्म हो गया और 14 नवंबर को जब उन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पे अपना आखिरी फैसले लिए, तो उनमें एक फैसला था इस विशेष फोर्स को बनाने का, जिसका नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रखा गया। और इसका एक ही मेन मकसद था कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, वहां पर लड़ने में इंडियन आर्मी को बढ़त मिल सके। तब के दो लोगों के नाम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोलानाथ मलिक, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे, उन्होंने, और बीजू पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को ये सलाह दी कि आप ऐसा एक फोर्स बनाएं जो इस तरह की चीजों में, खास करके गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स में एक्सपर्ट हो। खास करके पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स बहुत काम आती है, तो इसीलिए एक ऐसे फोर्स का गठन किया जाए जहां पे ये टेक्निक्स यूज की जा सके। तब मेजर जनरल सुजान सिंह उबन को इसका काम दिया गया और देहरादून के पास चक्राता में, लगभग 100 किलोमीटर दूर है देहरादून से, वहां पे इसका एक बेस बनाया गया और वहीं पे इनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। शुरुआत में जब इंडिया में इसकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA ने भी इसका सपोर्ट किया। खैर, युद्ध जो चाइना के साथ था वो खत्म हो गया और इस जो टास्क फोर्स बनाई गई तिब्बतियों को लेकर के, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। बाद में जब 1970 वॉर में हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर छिड़ा और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लिबरेशन वॉर बांग्लादेश में छिड़ा, उस दौरान इस फोर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ और बहुत काम में आया। तब एक ऑपरेशन ईगल लॉन्च किया गया और ऑपरेशन ईगल एक्चुअल में जो बांग्लादेश में जितना गाँव की पहाड़ियों के आसपास का एरिया है, वहां के एरिया को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया। उससे पहले भी इस फोर्स को भेजा गया बांग्लादेश में, जो वहां से इंटरनल इंफॉर्मेशन लेके आई क्रॉस बॉर्डर्स, और बहुत सारी जो प्लान्स थे, जो मिशंस थे हमारे उस वॉर के, जो फिर बांग्लादेश की आज़ादी में काम आए थे, उसके लिए भी इस जो फोर्स है उसने बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, इंटरनल जानकारी प्रोवाइड करी। स्पेशली जो पाकिस्तान की आर्मी का म्यांमार के थ्रू भागने का रास्ता था, उसको ब्लॉक करने में इस स्पेशल फोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। बाद में इंदिरा गांधी के ही दूसरे कार्यकाल में 1984 में जब अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ स्वर्ण मंदिर में, तब भी इस फोर्स का काम हुआ। उसी समय 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पे जब इंडिया को दोबारा से कब्जा करने में मदद की जरूरत पड़ी, तब भी इस फोर्स का काम हुआ। 1975 की एक घटना है जब इस फोर्स के जो इंडिया के बॉर्डर है ना, और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके आसपास तैनाती से रोक लगा दी गई थी। दरअसल इसमें सारे लोग तिब्बती थे। जो तिब्बत की सरकार है, दलाई लामा की सरकार है, वो इंडिया में धर्मशाला में एस्टैब्लिश है एज ए एक्साइल गवर्नमेंट, मतलब वो यहाँ पर रिफ्यूजी रहे थे। तो उसको लेके कहीं ना कहीं एक गुस्सा है तिब्बतियों के बीच में। खैर, युद्ध में और लड़ाई के दौरान ये एक गुस्सा उनके लिए मोरल का काम भी करता है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई थी जब 1975 में, कि जब इन्होंने बिना किसी सैंक्शन मिशन के या किसी और इवेंट के जाके क्रॉस बॉर्डर जाके कुछ चीजें या कुछ झड़पें की थी। इस वजह से इनकी तैनाती तब वहां रोक दी गई। बाद में जब कारगिल वॉर हुआ, उस समय भी इस फोर्स की अच्छी खासी मदद ली गई और ये बहुत काम में आई। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी फोर्स है और ये अभी पहले तब आईबी के अंडर में थी, अभी फिलहाल रॉ के अंडर में काम करती है और डायरेक्ट पीएम को रिपोर्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इसके साथ भी हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत लंबे टाइम तक हिडन फोर्स की तरह, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं था, जिसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं थी, और प्लस इसके जो सैनिक थे उनको भी कोई पब्लिकली रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। उस वजह से क्योंकि एक तो रिफ्यूजी थे इसमें सारे, तो इसलिए सीधे सीधे अपना हिस्सा नहीं बता सकते, तो उस वजह से भी ये एक तरह से इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। प्लस इनकी सैलरीज कम है, इनके पास पर
कोई प्रॉपर पेंशन प्लान नहीं है, तो उसकी भी प्रॉब्लम्स है। लेकिन तिब्बत के लोगों के बीच में इसमें सेवा करना एक बहुत गर्व का विषय समझा जाता है। खास करके जो धर्मशाला में जो हमारी तिब्बत की सरकार है, एग्जाइल गवर्नमेंट, उनके बीच में ये एक बहुत प्राइड की बात बन जाती है कि वो इस आर्मी के लिए लड़े, इस फोर्स के लिए लड़े। तो ये भी एक चीज है। जब शुरुआत में इस फोर्स ने काम करना शुरू किया तो इनको बहुत ज्यादा हैवी वेपन्स नहीं दिए गए। इनको बुल्गारिया वाला AK-47 का वर्जन दिया गया, M1 ग्रैंड राइफल्स दी, तो इस तरह से इनको बहुत हैवी नहीं दिया। प्लस इनकी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है इनको पैराशूट्स के माध्यम से, जहां पे ये हवाई जहाज के माध्यम से और पैराशूट के माध्यम से कहीं भी पहाड़ों में लैंड करके अपनी वॉर टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं और अपनी प्लान्स को यूज कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग इनको विशेष तौर पर दी जाती है। और इस पूरे फोर्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर पे पहाड़ों के बीच में अपने आप को एस्टैब्लिश करने का है। तो हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट उसका क्या फैसला। लेकिन आयरनी की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों से तकलीफ है, तो इस फोर्स का अगर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो सोचने वाली बात यह होगी कि इस फोर्स को बनाया नेहरू ने और इसका पहली बार इस्तेमाल किया इंदिरा गांधी ने, और अब नरेंद्र मोदी को शायद करना पड़े। नमस्कार।